हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम बीए पार्ट थर्ड के अंतर्गत प्लेटो के साम्यवाद का अध्ययन करेंगे। प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत को हम देखें तो इसमें दो बिंदु आते हैं साम्यवाद के अंतर्गत, संपत्ति का साम्यवाद और परिवार संबंधी साम्यवाद। इनकी हम विशेषताएं और आलोचना आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो प्लेटो का साम्यवाद है क्या? आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति के लिए प्लेटो दो सिद्धांत देता है। चाहे एक सिद्धांत तो हम पूर्व के वीडियो में देख चुके हैं कि राज्य नियंत्रित शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। दूसरा जो सिद्धांत है वो साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था है। तो इस संपत्ति के साम्यवाद की जब चर्चा करते हैं तो दो तरह का साम्यवाद होता है, संपत्ति का साम्यवाद और परिवार संबंधी साम्यवाद। संपत्ति विषयक साम्यवाद के अंतर्गत हम देखते हैं कि आदर्श राज्य में प्लेटो चाहता है कि व्यक्ति भ्रष्ट ना हो, वो कोई गलत कार्य ना करे, इसलिए उसे भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए और उसे नैतिक गुणों से संपूर्ण बनाने के लिए प्लेटो साम्यवादी सिद्धांत देता है। प्लेटो का यह साम्यवादी सिद्धांत समाज के जो ऊपरी दो वर्ग हैं, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग, जिन्हें प्लेटो संरक्षक वर्ग या अभिभावक वर्ग भी कहता है, उन्हीं के लिए है, निचले वर्ग के लिए नहीं है। समाज का तीसरा जो सबसे बड़ा वर्ग है या सबसे बड़ा भाग है, उसके लिए साम्यवादी शासन की आवश्यकता प्लेटो महसूस नहीं करता है। अब ये संपत्ति का साम्यवाद है क्या? शासक में सैनिक वर्ग के लिए निजी संपत्ति का निषेध करता है, क्योंकि निजी संपत्ति इन वर्गों को अपने दायित्व कर्तव्य से विचलित कर सकती है। जब संपत्ति आती है तो व्यक्ति में लालच भी कहीं ना कहीं आ जाता है, इसलिए शासक और सैनिक समाज के जो ऊपरी दो वर्ग हैं, जिन्हें अब प्लेटो अभिभावक या संरक्षक वर्ग भी कहता है, उनको संपत्ति के संचय से प्लेटो ने वंचित किया है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं कि ये सभी नागरिकों के लिए नहीं है बल्कि शासक और सैनिक वर्ग के लिए है। नंबर 2, इसका उद्देश्य राजनीतिक है, आर्थिक नहीं, अर्थात शासन को दोषों से मुक्त रखना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नंबर 3, साम्यवाद भोग का नहीं वरन त्याग का मार्ग प्रशस्त करता है। प्लेटो राजनीतिक और आर्थिक शक्ति को अलग अलग रखना चाहता है। उसका मानना है कि जिन लोगों के हाथ में राजनीतिक शक्ति है उसका कोई आर्थिक हित ना हो। सेबाइन के शब्दों में, सरकार के ऊपर धन के दूषित प्रभाव का प्लेटो को इतना दृढ़ विश्वास था कि उसे दूर करने के लिए उसे स्वयं संपत्ति का ही विनाश करना पड़ा। प्लेटो का ये दृढ़ विश्वास था कि संपत्ति कहीं ना कहीं सरकार में ऊपर बैठे लोगों को दूषित करती है, उनके मन को मैला करती है, उनके मन में लालच जगाती है, उनको भ्रष्ट करती है, इसलिए संपत्ति के उन्मूलन की ही बात करता है प्लेटो। जहाँ तक शासकों और सैनिकों का संबंध है, शासन व रक्षा कार्य करने वाले व्यक्तियों को धन व आर्थिक गतिविधि से दूर रहना चाहिए ताकि वे निष्ठापूर्वक अपना कर्तव्य पालन कर सकें। तो ये प्लेटो का संपत्ति विषयक साम्यवाद है जो कि समाज के दो ऊपरी वर्गों के लिए है। इस साम्यवादी सिद्धांत की प्लेटो का शिष्य अरस्तु आलोचना करता है और आलोचना के जो प्रमुख बिंदु हैं वो निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, निजी संपत्ति व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए आवश्यक है। एक व्यक्ति का विकास तभी हो सकता है जब उसके पास धन दौलत हो। नंबर 2, अपनी दयालुता, उदारता तथा परमार्थ भाव को प्रकट करने के लिए निजी संपत्ति नितांत आवश्यक है। नंबर 3, संपत्ति व्यक्ति में पुरुषार्थ की भावना का विकास करती है, वह एक प्रेरणा शक्ति के रूप में कार्य करती है, क्योंकि लगभग सभी लोग हैं वो संपत्ति का अर्जन करना चाहते हैं, चल हो या चल संपत्ति, उसका संचय करना चाहते हैं। और जब एक व्यक्ति उसका संचय करता है तो दूसरे में प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत होती है कि भाई मैं भी उससे दूसरे से ज़्यादा संपत्ति का अर्जन कर सकूं। ये होड़ लग जाती है, ये प्रतिस्पर्धा का भाव आ जाता है व्यक्ति में। नंबर 4 है, एक बड़े वर्ग पर लागू नहीं करना गलत। समाज का जो तीसरा वर्ग है उस वर्ग पर प्लेटो यह साम्यवादी सिद्धांत, संपत्ति विषयक साम्यवादी सिद्धांत लागू नहीं करता।
तो ये एक गलत बात है। नंबर 5, एकता का सूत्र नहीं बल्कि राज्य को 2 भागों में विभक्त कर देता है। प्लेटो का संपत्ति विषयक साम्यवाद अरस्तु की नज़र में गलत है, क्योंकि प्लेटो तो कहता है कि ये संपूर्ण समाज को एकता के सूत्र में बांधेगा, जबकि अरस्तु कहते हैं कि नहीं, ये तो समाज को 2 वर्गों में विभक्त कर देगा। एक तो संरक्षक वर्ग, दूसरा है तृष्णा आधारित व्यापारी वर्ग। अगला बिंदु है सामान्य जीवन के अनुभव के ये विपरीत है। सामान्य जीवन में हम देखते हैं कि सभी लोग धन संचय करते हैं, सभी के पास संपत्ति होती है, लेकिन प्लेटो इस अनुभव के विपरीत ये सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, इसलिए अरस्तु इसकी आलोचना करते हैं। अगला आता है परिवार विषयक साम्यवाद। ये परिवार विषयक साम्यवाद क्या है? अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति के निषेध के साथ साथ प्लेटो उन्हें निजी परिवार से भी वंचित कर देता है। उनका कोई परिवार नहीं होगा, उनकी कोई पत्नी या बच्चे नहीं होंगे। शासक वर्ग कुशलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन कर सके, इसके लिए उन्हें संपत्ति के मोह के साथ साथ परिवार के मोह से भी मुक्त रखा गया है। दोस्तों, इसमें परिवार के मोह से भी मुक्त कर दिया जाए, ये सेंटेंस है, गलती से टाइप हो गया मौत, जो कि गलत है। अगला बिंदु है प्लेटो का मत है कि परिवार का मोह संपत्ति के मोह से अधिक प्रबल है। इसका स्वरूप क्या है? अभिभावक वर्ग के स्त्री या पुरुषों में कोई अपना निजी परिवार नहीं बनाएगा। स्त्रियां सबकी समान रूप से पत्नियां होंगी, इनके संतानें भी समान रूप से सबकी होंगी, न तो कोई माता पिता होगा और न किसी का कोई बच्चा होगा। सब बच्चों के सब माता पिता होंगे और सब माता पिता के सब बच्चे होंगे, और संतान के संबंध में किसी को कोई जानकारी नहीं होगी। इस योजना के पक्ष में प्लेटो कुछ तर्क देता है। जो तर्क देता है वो ये है कि अभिभावक वर्ग को परिवार के मोह से मुक्त रखा जाए। नंबर 2 है राज्य में एकता स्थापित की जाए, इसके लिए ज़रूरी है। नंबर 3 है स्त्रियों की स्वतंत्रता तथा समान अधिकार हेतु, और अगला बिंदु है श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए ये आवश्यक है। अब पुनः हम इसकी आलोचना पढ़ेंगे। अब आलोचना कौन करता है? वैसे तो बहुत सारे जो विद्वान हैं इसकी आलोचना करते हैं इस सिद्धांत के, लेकिन अरस्तु जो कि राजनीति विज्ञान का पिता भी कहलाता है और वो प्लेटो के शिष्य थे, वो जो आलोचना करते हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। तो नंबर 1 है समुच्चय राज्य को परिवार नहीं माना जा सकता है। नंबर 2 है पति पत्नी के संबंधों की पवित्रता का ध्यान प्लेटो नहीं रखता है अपने परिवार संबंधी साम्यवाद में। नंबर 3 है जो वस्तु सबकी होती है उसकी परवाह कोई नहीं करता। आप हमारे रूटीन के लाइफ में भी देख सकते हैं कि जो सार्वजनिक चीज़ें हैं, जैसे भले ही रोडवेज की बस ही क्यों ना हो या कोई सरकारी इमारत ही क्यों ना हो, उसकी हम बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, उसकी कोई देख रेख नहीं करते हैं। तो जब संपत्ति संबंधी साम्यवाद के साथ साथ परिवार विषयक साम्यवाद की जब प्लेटो बात करते हैं, तो सबके स्त्रियों और सबके बच्चों की देखभाल करने वाला कौन होगा? ये एक गलत धारणा है प्लेटो की, और ये एक चरित्र हनन करने वाली व्यवस्था है। उत्तम संतान के लिए पशु जगत को लागू करना सही नहीं। पशु जगत में जो नियम लागू होते हैं संतान उत्पत्ति के, उन्हीं नियमों को मानवीय जीवन में लागू करना संभव नहीं है, और इससे स्त्रियों के लिए कलह व विवाद बढ़ेगा, अराजकता का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा समाज और राज्य में। यह व्यवस्था व्यक्ति को केवल एक साधन बना देती है, एक वस्तु के समान बना देती है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए जिस साम्यवादी व्यवस्था की कल्पना की है वह सैद्धांतिक दृष्टि से अच्छी क्यों न हो, व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो वह वास्तविकता में खरा नहीं उतरता है। परिवार विषयक साम्यवाद की अव्यवहारिकता इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि अभी तक व्यवहार में इसे कहीं भी अपनाया नहीं जा सका है। तो ये इसकी हम आलोचना देख सकते हैं। फिर भी हम देखें दोस्तों कि मोटे तौर पर ये हमने पढ़ा, तो इसका सारांश क्या है? देखिए, प्लेटो आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था, और उस आदर्श राज्य में शासक वर्ग और सैनिक वर्ग, जो समाज के ऊपरी 2 वर्ग हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
शासन का संचालन करने वालों को और सैनिकों को, जो कि राज्य की रक्षा करेंगे, वो कहीं भ्रष्ट ना हो जाए, उनके मन में संपत्ति को लेकर के कहीं दुर्भावना जागृत ना हो जाए। इसके लिए प्लेटो एक उपाय सुझाता है, और उपाय यह है कि इस लालच से और उस दो वर्गों को भ्रष्टता से बचाने के लिए दो तरीके, एक तो शिक्षा वाला कि उनको उचित शिक्षा दी जाए और उनको प्रशिक्षण दिया जाए, और दूसरा जो तरीका है वो साम्यवाद वाला। अब ये साम्यवाद भी दो प्रकार का है, एक तो परिवार विषयक साम्यवाद जो अभी हमने पढ़ा है, इससे पहले हमने पढ़ा था संपत्ति वाला साम्यवाद। तो साम्यवाद शब्द जो है उसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साम्यवाद मतलब समानता का भाव है, इसमें सबका सब पर समान अधिकार हो। तो संपत्ति से वंचित कर दिया गया है ऊपरी दो वर्गों को। संपत्ति संबंधी साम्यवाद का तात्पर्य यह है कि समाज के जो दो ऊपरी वर्ग हैं उनको संपत्ति से वंचित कर दिया गया है। परिवार विषयक जो साम्यवाद है उसका तात्पर्य यह है कि समाज के जो ऊपरी दो वर्ग हैं, शासक और सैनिक, जिन्हें प्लेटो अभिभावक या संरक्षक वर्ग कहता है, उनको परिवार से भी वंचित कर दिया गया है। उनकी कोई पत्नी या बाल बच्चे नहीं होंगे। तो फिर राज्य कैसे चलेगा? तो प्लेटो कहते हैं कि राज्य एक सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन करेगा, और उसके पश्चात, उस समारोह के पश्चात जो भी संतान उत्पन्न होंगी वो राज्य के अधीन रहेंगी। उनका पालन पोषण है वो राज्य के द्वारा किया जाएगा, और किसी को कोई पता नहीं होगा कि किसकी कौन संतान है। इससे श्रेष्ठ या उत्तम मस्तिष्क वाली और शारीरिक क्षमताएं वाली पीढ़ी तैयार हो सकेगी। तो ये प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत है, जिसकी उसके शिष्य अरस्तु द्वारा आलोचना की जाती है। ये सिद्धांत कहीं पर भी लागू नहीं हुआ है, ये सिर्फ कपोल कल्पना है प्लेटो के दिमाग की, और बिल्कुल अव्यवहारिक है। ये सिद्धांत लागू करना इसको संभव नहीं है। तो अगले वीडियो में हम प्लेटो से संबंधित अन्य जो विचार हैं वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।